हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु सिंघल है। मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने इस वर्ष यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में 60th रैंक प्राप्त किया है। इससे पहले जो यूपीएससी की ही भारतीय वन सेवा परीक्षा 2019 में मेरा 13वां रैंक था। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स में ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है हिंदू कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उससे पहले मैंने अपनी स्कूलिंग करी है बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्रीगंगानगर से। ये मेरा इस एग्ज़ामिनेशन में पहला अटेम्प्ट था। तो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैंने कब इस बारे में सोचा और कब इसकी प्रिपरेशन शुरू करी। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपने एमएससी के फर्स्ट ईयर में शुरू कर ली थी। एमएससी के फर्स्ट ईयर में मैंने वाजीराम एंड रवि में कोचिंग ज्वाइन की थी। फिर एमएससी के सेकंड ईयर में मैंने सोचा था कि मैं प्रिपरेशन करके 2018 वाला अटैम्प्ट दूंगा, पर एमएससी के साथ मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो मैंने 2019 का अटैम्प्ट देने की सोची। सबसे पहले मैं अपनी बुक लिस्ट के बारे में बात करना चाहूँगा कि मैंने कैसे पढ़ा। सिंस मेरे पास कोचिंग के नोट्स थे तो मैंने बहुत चीज़ों में कोचिंग के नोट्स पर रिलाई किया, बट मैं आपको इस हिसाब से बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोचिंग ना भी हो तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकें। सबसे पहले पॉलिटी में मैंने वाजीराम के नोट्स और लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी थी, और उनके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट है वो एक काफ़ी रिलायबल सोर्स है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट वर्डिंग पता चलती है किसी भी आर्टिकल की, शेड्यूल्स की। वाजीराम के नोट्स पढ़ना एज सच कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो लक्ष्मीकांत और बेयर एक्ट और जो विजन की करंट अफेयर होती है वो सफिशेंट है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में 11th की एनसीईआरटी, उसके बाद रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की बुक, और सिंस इकोनॉमी मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड है, सारे करंट टॉपिक्स हैं, तो जैसे जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और करंट अफेयर बुकलेट्स में पढ़ते हैं तो वैसे वैसे आपकी इकोनॉमिक्स की नॉलेज अच्छी बिल्ड होती जाती है। हिस्ट्री के 4 पार्ट हैं, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न इंडिया और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस। एंशिएंट में आर्ट एंड कल्चर पार्ट भी इंक्लूड हो जाता है। तो एंशिएंट के लिए जो 11th की जो ओल्ड एनसीईआरटी है आर एस शर्मा जी की, वो बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा कुछ एक टॉपिक्स जो नई एनसीईआरटी है, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, वो भी अच्छे से कवर करती है। आर्ट एंड कल्चर के लिए जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, वो एक बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा नितिन सिंघानिया सर के जो नोट्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। नितिन सिंघानिया सर की एक बुक भी आती है, पर वो थोड़ी ज़्यादा वॉल्यूमिनस हो जाती है, तो मेरे हिसाब से नोट्स सफिशेंट हैं। मिडीवियल इंडिया के लिए मैंने सिर्फ 12th की जो न्यू एनसीईआरटी है, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, सिर्फ वो पढ़ी थी। मॉडर्न इंडिया के लिए 12th की ओल्ड एनसीईआरटी जो बिपिन चंद्रा जी की है, उसके अलावा स्पेक्ट्रम्स ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एक बहुत अच्छी बुक है जो लगभग सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करती है। 12th की एनसीईआरटी को आप सिर्फ एक स्टोरी की तरह पढ़िए, जिससे आपको बहुत सारे इवेंट्स का एक अच्छा आइडिया हो जाता है कि वो कैसे उनका प्रोग्रेशन रहा, बट जो आपको एग्ज़ाम के हिसाब से मेमोराइज़ करना है उसके लिए स्पेक्ट्रम मोर देन इनफ है। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो उसके लिए नितिन सांगवान सर के नोट्स अवेलेबल हैं। जो बिपिन चंद्रा जी की बुक है उसके नोट्स उन्होंने खुद से पढ़ के बना रखे हैं, और मैंने भी वही नोट्स पढ़े थे और वो बहुत अच्छे हैं। इसके बाद आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो 11th और 12th की 4 एनसीईआरटीज़ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अलावा मैंने जीसी लियोंग की बुक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि उसके कई सारे टॉपिक्स हमारे वाजीराम के नोट्स में मेरे कवर हो चुके थे, तो आप जीसी लियोंग की बुक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा PMF IAS एक वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे
नोट्स, बहुत सारे ज्योग्राफी के टॉपिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए हैं। उसमें इलस्ट्रेशंस भी हैं, फिगर्स भी हैं। वो वेबसाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप उसको टेक्स्ट बुक की तरह ना पढ़ें। जो भी टॉपिक आपको ना समझ आए उस टॉपिक को आप रेफरेंस के लिए PMFIS से पढ़ सकते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए जो शंकर IAS की बुक है वो बहुत अच्छी बुक है। और उसके अलावा बायोलॉजी की जो 12th की NCERT है उसके लास्ट 4 चैप्टर्स आर मोर देन इनफ। देन साइंस एंड टेक इज़ मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड, सो आई डू नॉट रिकमेंड एनी बुक फॉर इट। उसके बजाय जैसे ही कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं या फिर जो हम मंथली करंट अफेयर बुकलेट्स पढ़ते हैं उसमें लगभग सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो जाती हैं, तो साइंस एंड टेक के लिए कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेम सोशल इश्यूज़ में भी जो मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड हैं, तो सोशल इश्यूज़ में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि अर्बनाइजेशन या विमेन इश्यूज़ हैं, तो आप उनको सिलेबस से देखें और जो भी उसके स्पेशल टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप गूगल कर सकते हैं। तो जो भी आपको उसमें किसी इंस्टीट्यूट की कंपाइलेशन मिले या किसी वेबसाइट पे कोई भी रेडीमेड मटेरियल मिले, आप उसे पढ़ें और उसके नोट्स बना लें। जो सोशियोलॉजी की NCERTs हैं 11th और 12th की, वो भी काफ़ी अच्छी हैं, तो आप उन्हें भी एक बार पढ़ सकते हैं ताकि आपको टॉपिक्स का एक अच्छा बेस प्रिपेयर हो जाए। फिर आता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने वाजीराम की येलो बुक्स पढ़ी थी क्योंकि वो कई सारे टॉपिक्स का होलिस्टिक कवरेज प्रोवाइड करता है, तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इंटरनेट पे किसी इंस्टीट्यूट का कोई कोचिंग मटेरियल मिलता है या कोई कंपाइलेशन मिलती है, वो भी मोर देन इनफ है। सिमिलरली इंटरनेशनल रिलेशंस भी मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड है, लेकिन आपको कुछ एक टॉपिक्स के लिए एक अच्छे बेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप कोई भी अगर आपको बुक अच्छी लगती है, जैसे कि देयर इज़ अ बुक इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस, वो एक अच्छी बुक है, आप वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक मैग्रॉ हिल की बुक आती है, वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी है तो आप उसको बहुत सेलेक्टिवली पढ़ें जो भी टॉपिक GS के लिए रेलिवेंट हैं। इसके अलावा जैसे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट या आपके सिलेबस में कोई भी और इशू आते हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का है, तो इनके लिए कोई बुक नहीं पढ़नी चाहिए। इनको आप मोस्टली कभी ना कभी ये किसी करंट अफेयर बुकलेट में कवर हो जाते हैं। अगर ये अच्छे से ना कवर हों तो आप इनको गूगल करके खुद से अपने नोट्स बना लें, उसमें आपका बहुत टाइम बचेगा और आप उसको बहुत होलिस्टिकली कवर कर पाएंगे। गवर्नेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए भी मैं एक कोई बुक रिकमेंड नहीं करूँगा। गवर्नेंस के लिए मैंने नोट्स पे और ARC की रिपोर्ट्स पे रिलाई किया था, तो मैं आपको भी ARC की नोट्स रिपोर्ट्स रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वो एक बहुत अथॉरिटेटिव सोर्स हैं और उनमें फैक्ट्स भी ऑथेंटिक होंगे, तो आप उन रिपोर्ट्स को पढ़ें और उन रिपोर्ट्स के नोट्स बना लें। अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो आप उन रिपोर्ट से रिकमेंडेशंस भी उठा सकते हैं और उन रिपोर्ट्स की समरी भी पढ़ सकते हैं, बट वो रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं जिन्हें मैं पूरा रिकमेंड करता हूँ। ज्योग्राफी में एक टॉपिक है जो मैप्स का टॉपिक है, उसे लेके भी एस्पिरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। मैप्स के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं की थी। हाँ जी, आपको एटलस पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल है, आपको एटलस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप वर्ल्ड हिस्ट्री में या ज्योग्राफी पढ़ते वक्त कभी भी किसी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं या किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं या किसी सी के बारे में या लेक के बारे में, तो आप उन्हें तभी एटलस पे चेक कर लें, तो इससे धीरे धीरे आपको एक मैप के आइडिया होते रहते हैं। जब आपके प्री बिल्कुल पास आता है तब आप कुछ एक टॉपिक्स को कुछ एक एरियाज़ को मैप्स पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट लेक्स हैं या कोई इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, तो दैट्स मोर देन इनफ। इसके बाद करंट अफेयर्स की जो प्रिपरेशन है, UPSC के एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा डायनामिक हो चुका है, तो करंट अफेयर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। स्टैटिक पोर्शन आपका नॉलेज बेस बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट मोस्टली क्वेश्चंस
करंट अफेयर्स पे ही आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर बहुत है, चाहे वो आप द हिंदू पढ़ें चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। अगर आप 2 न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हिंदू पढ़ें मेन न्यूज़ के लिए और एडिटोरियल्स के लिए। इंडियन एक्सप्रेस के आप जो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं या फिर जो उसका एक्सप्लेन्ड पेज है उसे पढ़ सकते हैं। 2 न्यूज़पेपर पढ़ना टाइम की वेस्टेज है। फिर बात आती है कि आप कैसे चूज़ करें कि क्या न्यूज़ स्किप करने वाली है या क्या न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आप जो यूपीएससी का जो आपके एग्ज़ाम का सिलेबस है उसे आप अच्छे से पढ़ें। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, तो इससे आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स रेलिवेंट हैं। फिर आप उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ें। बाकी आप इनिशियली ये भी कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो कुछ एक वेबसाइट्स की जैसे विजन और इनसाइट्स की डेली करंट अफेयर कंपाइलेशन आती है, आप डेली करंट अफेयर कंपाइलेशन भी पढ़ सकते हैं साथ साथ। इससे आपकी एक रिवीजन हो जाती है और आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी न्यूज़ आपको कवर करनी चाहिए थी और कौन सी आप स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा मंथ के एंड में जो मंथली कंपाइलेशन हो किसी भी इंस्टीट्यूट की आप पढ़ना पसंद करें उसे आप पढ़ें। मैंने विजन की करंट अफेयर कंपाइलेशन पढ़ी थी क्योंकि वो काफ़ी क्रिस्प होती है और कंसाइज होती है और लगभग सभी टॉपिक्स को वो बहुत होलिस्टिकली कवर करती है। इसके अलावा मैंने कोई मैगज़ीन वगैरह नहीं पढ़ी, चाहे वो योजना हो चाहे कुरुक्षेत्र हो, क्योंकि मेरे हिसाब से मोस्टली जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो कोई भी मंथली करंट अफेयर अच्छे से कवर कर लेती है। बात आती है नोट मेकिंग की। एस्पिरेंट्स को काफ़ी रहता है कि हमें न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। न्यूज़पेपर नोट मेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हर टॉपिक को आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आपको कोई इंपॉर्टेंट टर्म मिलती है, टॉपिक मिलता है, उसके आप नोट्स बना लें। जैसे कि इकोनॉमिक्स के लिए मैंने जब भी अगर मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ आता था तो मैं इन्वेस्टोपीडिया या अर्थपीडिया पे उसे समझकर उसके नोट्स बना लेता था। और इससे क्या होता है कि आपके नोट्स बहुत कंसाइज रहते हैं, बहुत छोटे रहते हैं, आपको एंड में उनको रिवीजन करने में भी आसानी रहती है। अब जब आपकी रिसोर्स लिस्ट फाइनल हो चुकी है तो अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए। स्ट्रेटजी आपकी खुद की होनी चाहिए कि आप कौन सा टॉपिक कब कवर करेंगे। मैं आपको कुछ एक गाइडलाइंस दूंगा। सबसे पहले आपका जो मेंस का सिलेबस है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो आपके प्रीलिम्स से 2 या 3 महीने पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो अगला प्रीलिम्स है और उसके मेंस के बीच में सिर्फ 2.5 महीने का गैप है। तो वो गैप आप रिवीजन के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मेरा एडवाइस यही होगा आपको कि आप ऑप्शनल को और मेंस के सारे टॉपिक्स को कोशिश करके प्रीलिम्स से 2 या 3 महीने पहले पूरे कर लें। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जीएस और ऑप्शनल को साथ साथ शुरू करें। मैंने पहले पॉलिटी और इकोनॉमी कवर किया था क्योंकि ये 2 टॉपिक्स करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो उसमें इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद करंट अफेयर्स समझने आसान हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी करे थे और उनके बाद जो बाकी सब टॉपिक्स हैं। आप किसी और वे से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको मेरी एग्जैक्ट स्ट्रेटजी फॉलो करना एसेंशियल नहीं है। एंड के जो प्रीलिम से पहले जो लास्ट 2-3 मंथ्स हैं उसमें आप अच्छे से सब कुछ रिवाइज़ करें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और टेस्ट सीरीज़ पे फोकस रखें। टेस्ट सीरीज़ आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके फुल लेंथ टेस्ट्स होंगे उनमें आपको कई सारे क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, तो आप घबराएं नहीं और कोई एक्सेस एडिशनल सोर्स ना ऐड करें। उन्हीं क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशंस हैं उन एक्सप्लेनेशंस को आप ढंग से पढ़ें और उससे जो एंड में आप 10 या 12 जो भी आप फुल लेंथ टेस्ट करेंगे उनकी एक्सप्लेनेशंस के बेस पे आप अपनी नॉलेज काफ़ी इन्हेंस कर लेंगे, जो आपके रियल प्रीलिम्स में 5 से 10 क्वेश्चंस में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। प्रीलिम्स के बाद आप एक मेंस की अच्छी एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, जिससे आपको आंसर राइटिंग का एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कैसे आंसर लिखना है, कैसे उसे प्रेजेंट करना है
और आपको एक रियल एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उन 3 घंटों में आपकी पूरी प्रिपरेशन, आपकी जो पूरे 1.5 या 2 साल की जो भी आपकी मेहनत है वो टेस्ट हो रही है। तो ये ज़रूरी है कि आप उससे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा नॉलेज बेस एसेंशियल है। आप डे 1 से एक अच्छी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि आपकी इंग्लिश या हिंदी जिस भी माध्यम से या किसी और रीजनल लैंग्वेज से जो भी आप कर रहे हो उस पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें, चाहे वो ग्रामर हो चाहे वो वोकैबुलरी हो। अगर आपको लगता है कि आप इन एरियाज़ में वीक हैं तो आप प्रिपरेशन के टाइम पे ही इन एरियाज़ पे भी फोकस करें। अगर आपको लगता है कि आपके एक्सप्रेशंस और आंसर राइटिंग ठीक है तो आप प्री के बाद और मेन से पहले आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि जो आप टेस्ट लिखें उनमें आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। मैंने भी सिर्फ़ और सिर्फ प्री और मेंस के बीच में ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आपको पहले प्रैक्टिस करनी है तो प्रिपरेशन जब आपके स्टैटिक टॉपिक्स थोड़े अच्छे से कवर हो जाएं तब आप किसी भी वेबसाइट से कुछ एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि इनसाइट्स का जो सिक्योर इनिशिएटिव है। तो सबसे पहले आप आंसर राइटिंग जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक अच्छा आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें विदाउट एनी टाइम लिमिट एंड एनी वर्ड लिमिट। फिर आप जब थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप वर्ड लिमिट पे आएँ कि टाइम को आप थोड़ा एक्सटेंड कर लें पर वर्ड लिमिट से आप स्टिक करें। फिर धीरे धीरे आपका टारगेट होगा कि आपको टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट में एक अच्छा आंसर लिखना है। और प्री के बाद जो भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको फुल जो आपका एग्ज़ाम है जो 3 घंटे में और जो 20 क्वेश्चन है आपको उसके हिसाब से ही प्रैक्टिस करनी है। अब बारी आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन मेंस के बाद नहीं शुरू करते। आप एक तरीके से प्रिपरेशन इंटरव्यू की जब आप मेन यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तभी से शुरू कर लेते हैं। इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी टॉपिक पर, किसी भी इशू पर अपना एक ओपिनियन प्रिपेयर कर सकें जो कि सारे स्टेक होल्डर्स को या सारे व्यू पॉइंट्स को इंक्लूड करता हो, बायस्ड ना हो। और साथ ही जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको एक ब्यूरोक्रेट की तरह सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आपका उस पर क्या व्यू पॉइंट हो, क्या आप उस पर पर्सपेक्टिव दे सकते हैं और उसका क्या उसके डायमेंशंस हैं राइटियसनेस के, या उसके एथिकल डायमेंशंस हैं, जो मॉरल डायमेंशंस हैं या जो सोसाइटल डायमेंशंस हैं। तो इससे आपको मेंस के आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिलती है ताकि आपको कोई भी टॉपिक आए, अगर आपने उस पर अच्छे से प्रिपेयर नहीं भी किया हुआ है तब भी आप उसको अच्छे से उस 3 घंटों में सोच पाएंगे और एक आंसर लिख पाएंगे। इंटरव्यू आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज का टेस्ट वो आपका मेंस में ले चुके हैं। इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, तो आपको अपनी पर्सनालिटी पे ही अच्छे से फोकस करना है, जिसके लिए आपको ओपिनियन मेकिंग और सिचुएशनल अवेयरनेस और कई सारे फैक्टर्स पे वर्क करना होगा। साथ ही आप इंटरव्यू से पहले मॉक इंटरव्यूज़ में ज़रूर अपीयर हों, उससे आपकी जो भी कमियां होंगी आप उन कमियों पे वर्क कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बारी आती है कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए। रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, कोई भी सोर्स पढ़ें, आपको उसे बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है ताकि आप उसे फाइनल एग्ज़ाम में या प्रीलिम्स में या इंटरव्यू में आपको वो याद रहे और उसके ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी हो। किसी भी टॉपिक के लिए आप ज़्यादा सोर्सेज ना पढ़ें, उसके लिए एक ही सोर्स सफिशेंट है। आपको अगर लगता है कि उस पर्टिकुलर सोर्स में अगर सारा टॉपिक अच्छे से नहीं कवर हुए हैं तो आप एक दूसरे सोर्स से सिर्फ वो छूटे हुए टॉपिक सेलेक्टिवली कवर कर सकते हैं। पर किसी भी टॉपिक को अलग अलग बार बार
2 या 3 सोर्सेज से मत पढ़ें, सिर्फ एक सोर्स से पढ़ें और उसे अच्छे से रिवाइज़ करें। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपकी रिसोर्स लिस्ट का पार्ट हैं। कुछ भी पढ़ते वक्त आपको अपना सिलेबस हैंडी रखना चाहिए ताकि आप ये देख सकें कि वो टॉपिक कैसे सिलेबस से रिलेट होता है और कितना वो आपके लिए रेलिवेंट है। किसी भी स्टेज पे आप घबराएं नहीं और ना ही आप अपने आप पे कोई भी सेल्फ डाउट रखें। प्रिपरेशन करते वक्त आपकी मोटिवेशन कभी डाउन हो सकती है, बट ये आपको याद रखना है कि आपको जो आपका मेन टारगेट है, यू हैव टू स्टिक टू दैट टारगेट। उस टारगेट को यू हैव टू कीप इन माइंड एंड देन कंटिन्यू अलॉन्ग योर जर्नी। आपको कभी भी लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत है या सही है, तो थोड़ा बहुत आप उसे ट्वीक करें, पर बार बार अपने सोर्सेज को चेंज मत करें जस्ट बिकॉज आपको किसी और ने स्टेज पे कहीं पे एडवाइस कर दिया। और फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो भी मैंने इस वीडियो में कहा है वो ज़रूरी नहीं आप उसे एग्जैक्ट फॉलो करें। आप अलग टॉपर्स की और वीडियोस देखें, आप जो भी टॉपर्स ने जो ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी आर्टिकल्स, इंटरनेट पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है। आप अपनी प्रिपरेशन से पहले उन्हें अच्छे से पढ़ें और देखें कि आपको क्या सूट करता है, और आपकी स्ट्रेटजी खुद की एक यूनिक होगी। तो जो भी आपको सूट करता है, जैसे भी आपको सूट करता है, आप उस हिसाब से प्रिपेयर करें और उससे स्टिक करें। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि किसी और ने ऐसे करा है तो आपको भी एग्जैक्ट वैसे ही करने की ज़रूरत है। आपके प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा एंड थैंक यू।